जी, तो इसके साथ आप लोग हेडिंग दे दे प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका मतलब ये है कि जो टीआरएच है ये अपने साथ अगर एक और हार्मोन की रिलीज को बढ़ा सकती है तो वो क्या है, इट इज कॉल्ड ऑफ प्रोलैक्टिन। एमसीक्यूज क्वेश्चन है तो एग्जाम में याद रखे। हाँ जी, टीआरएच हार्मोन कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और ये जब रिलीज होगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से किसको रिलीज करेगा, टीएसएच। बट टीएसएच के साथ साथ ये अगर एक और हार्मोन रिलीज कर सकता है दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, उसमें फिर प्रोलैक्टिन को हम पढ़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो रिमेंबर इट। ओके, फिर नेक्स्ट लिखे टीएसएच विल एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड। टीएसएच विल एक्ट ऑन विच ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, थायराइड ग्लैंड, एंड releases T3 and T4 हार्मोन। नाम सुने ना, T3 and T4 हार्मोन। We will discuss the synthesis and effect of T3 and of T4। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो TSH है वो थायराइड ग्लैंड पे जाकर काम करेगा और वहां से किसकी रिलीज को बढ़ाएगा, T3 and T4 हार्मोन की। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्रामेटिक स्केच बनाए और ये स्केच आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि इससे हमने फिजियोलॉजी को डिस्कस करना है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइपोथैलेमस। ये हम क्या बना रहे हैं, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस नीचे कनेक्टेड है किस ग्लैंड के साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। फॉर एग्जांपल दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पास ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्फीनोइड बोन के अंदर पड़ा है, सेला टर्सिका में। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको आप लोग हाइपोथैलेमस देखें, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। फिर दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके कितने लोब है, दो, वन इज एंटीरियर अनदर इज पोस्टीरियर, और ये पार्स इंटरमीडिया है। ठीक है, फिर आते हैं जनाब नेक के अंदर जो वेंट पाइप है दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया, दैट इज कॉल्ड ऑफ ट्रेकिया। इधर नेक के अंदर इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं दैट इज कॉल्ड ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के दोनों साइड पे यहाँ पे इस तरह बाई लोब ग्लैंड होता है, इस कॉल्ड ऑफ थायराइड ग्लैंड, और आपस में कनेक्ट होते हैं इस तरह। तो फॉर एग्जांपल ऑन बोथ दिस इज ट्रेकिया, और ट्रेकिया के दोनों अतराफ हमारे पास कौन से ग्लैंड हैं, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम था हाइपोफिशियल ग्लैंड। ठीक है, हाइपोफिशियल। अब देखिए यहां से हार्मोन विल कम दैट इज कॉल्ड टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से आएगा, हाइपोथैलेमस, और यही टीआरएच आकर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर किस पार्ट में जाएगा, एंटीरियर, और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये मेनली रिलीज करेगा किस हार्मोन को, टीएसएच और साथ में प्रोलैक्टिन। लेकिन मेजॉरिटी इन द केसेस इट रिलीजेस टीएसएच, और जब टीएसएच रिलीज होगा तो ब्लड के जरिए वो किस ग्लैंड पे एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके यहाँ से क्या रिलीज करेगा, T3 एंड T4 हार्मोन। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी थायराइड ग्लैंड की जो T3 T4 हार्मोन है इसकी कंट्रोल टीएसएच के हाथ में है, और जो टीएसएच है इसका कंट्रोल किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस, दैट इज टीआरएच। देखिए इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक। हाइपोथैलेमिक का मतलब क्या है कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, हाइपोथैलेमस। हाइपोफिशियल इसका मतलब क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, हाइपोफिशियल मीन पिट्यूटरी, और फिर नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है, थायराइड एक्सिस। दिस होल कंसेप्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल थायराइड एक्सिस। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस करना है। तो अगर यहाँ थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन ब्लड में जाएगी और वो कुछ काम करेगी तो उसकी कंट्रोल पिट्यूटरी के पास है, और पिट्यूटरी से कौन सा सिग्नल आएगा, टीएसएच, और अगर पिट्यूटरी टीएसएच देगा तो उसकी कंट्रोल किसके पास है, हाइपोथैलेमस, और वहां से क्या आएगा, टीआरएच आएगा। क्लियर है, सो दिस होल स्ट्रक्चर या स्केच इन फिजियोलॉजी इज हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल थायराइड एक्सिस। ठीक है, तो हमारा अब मेन टारगेट ये है कि जब टीएसएच यहाँ से ब्लड के जरिए किधर पहुंचेगा, थायराइड ग्लैंड में, तो फिर ये T3 T4 कैसे बनाएगा। तो अब हेडिंग है थायराइड ग्लैंड। अभी हमने थायराइड ग्लैंड को टारगेट करना है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर T3 T4 हार्मोन ये किस तरह बनेगी और इसमें आके कौन कौन से काम करने हैं बॉडी के अंदर। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज थायराइड ग्लैंड। ये समझ गए ये वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। तो हेडिंग दे दे थायराइड ग्लैंड।
ओके, सबसे पहले तो एनीवन इन द होल क्लास टेल मी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन इन थायराइड ग्लैंड क्या? तो पैराथायराइड कहां से आते हैं? अभी सारे चुप हो गए। थायराइड और पैराथायराइड में फर्क है। फेरेंजियल पाउचेस जो थर्ड और फोर्थ है उससे इंफीरियर और सुपीरियर पैराथायराइड आता है, और उससे थायराइड नहीं थाइमस आता है। उससे क्या चीज आता है? थाइमस आता है, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम वेयर थायराइड कम? कवर एनीवन इन द होल क्लास? थायराइड ग्लैंड एम्ब्रियोलॉजिकली कहां से बनता है? ये एम्ब्रियोलॉजी का आप लोग नोट कर रहे होंगे, मैं हर ग्लैंड के साथ एम्ब्रियोलॉजी बताता हूँ, ये आप लोग की एम्ब्रियोलॉजी के नोट है, ठीक है ना, तो याद रखना। ओके, देखें, जब एम्ब्रियो बनती है तो आफ्टर द प्रेगनेंसी 2 वीक्स एम्ब्रियो को कहते हैं ब्लास्टूला। इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टूला। और जब प्रेगनेंसी का 3rd वीक स्टार्ट हो जाता है तो एम्ब्रियो में कुछ चेंजेस आ जाती है। 3rd वीक के अंदर जो एम्ब्रियो बनती है उसको कहते हैं गैस्ट्रूला। उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रूला, GASTRULA। गैस्ट्रूला इज अ विच वीक एम्ब्रियो? 3rd वीक एम्ब्रियो। और उसमें अल्लाह कुछ ऐसी चेंजेस लाता है एम्ब्रियो के अंदर कि उसमें 3 लेयर्स बन जाती है। एक टॉप पे बन जाती है, उसका नाम है एक्टोडर्म। उसको क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। एक मिडल में बन जाती है जिसको मीजोडर्म कहते हैं, और एक अंदर बन जाती है जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं। जो एक्टोडर्म है वो हमारी स्किन को बनाती है। जो हमारी स्नेल है, हेयर से या स्किन है, ये सारा का सारा कहाँ से बनता है? एक्टोडर्म। जो मीजोडर्म है ये मैं डिस्कस करूंगा, एम्ब्रियो की कुछ क्लास हम देंगे। मीजोडर्म डिवाइड होता है कुछ पार्ट्स में, पैराक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, इसके फिर अदर लेटरल प्लेट मीजोडर्म। जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है ये मसल्स बनाती है और यूरिनरी सिस्टम बनाता है, किडनी, यूरेटर वगैरह। मतलब जो मीजोडर्म है ये मसल्स बनाती है। फिर रह गया एंडोडर्म। एंडोडर्म हमारी बॉडी की इंटरनल लाइनिंग बनाती है, जिस तरह होल जेटी, जितना भी जेटी है ये कहाँ से बनता है? एंडोडर्म। ओरल केविटी एंडोडर्म से बनता है। अब ओरल केविटी के अंदर कुछ एंडोडर्मल टिश्यू की ग्रुपिंग होती है, और वो एंडोडर्मल टिश्यू माउथ से, फेरिंग से फिर नीचे थ्रोट में जाती है, और थ्रोट के अंदर ट्रेकिया के दोनों अतराफ कौन सा ग्लैंड बनाती है? थायराइड ग्लैंड बनाती है। तो एक वर्ड में अगर मैं बताऊं और आप लोग इसको याद रखें कि थायराइड ग्लैंड इज विच टिश्यू ओरिजिन? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो लेके एंडोडर्म, ये कहां से बनती है? एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीन में से अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड कौन सी लेयर से बनेगी? एंडोडर्म से बनेगी। बस इतना याद रखें। फर्स्ट लेयर है। देखें, मैं गुड स्टूडेंट के लिए 2-3 बातें बताने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब एम्ब्रियो में ओरल कैविटी बनती है, ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी के अंदर फेरिंग्स होता है क्या? नहीं। फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। इनिशियली जो फेरिंग्स बनता है एम्ब्रियो के अंदर, इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव फेरिंग्स। प्रिमिटिव मीन एंशिएंट, वेरी वेरी अर्ली फेरिंग्स जब बनते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। जितना भी फेरिंग्स है ये भी किससे बनता है? एंडोडर्म। तो यहाँ पे एंडोडर्मल टिश्यू की क्या होती है? ग्रुपिंग होती है फेरिंग्स के अंदर, और वो जो ग्रुपिंग है वो इस तरह बाहर की तरफ निकलती है। अब देखें, दिस आउटग्रोथ ऑफ विच टिश्यू? एंडोडर्मल टिश्यू एट द लेवल ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स इज कॉल्ड थायराइड डाइवर्टिकुलम। इसको हम एम्ब्रियो में कहते हैं थायराइड डाइवर्टिकुलम। मैं सिर्फ 2-3 बातें बताने लगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड थायराइड डाइवर्टिकुलम। अब यहाँ पे थायराइड डाइवर्टिकुलम, और ये जनाब हमारे पास ओरल कैविटी में क्या है? टंग है। अब इस टंग और थायराइड डाइवर्टिकुलम के अंदर कुछ टिश्यूज बन जाती है। क्या बन जाती है? टिश्यूज। इसको कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। इसको क्या कहते हैं? थायरोग्लोसल डक्ट। ये नाम सुना है? थायरोग्लोसल डक्ट। ग्लोसल इज द वर्ड फॉर टंग। ग्लोसाइटस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ टंग। टंग के लिए वर्ड यूज होता है ग्लोसल। और इस थायराइड डाइवर्टिकुलम से फ्यूचर में कौन सा ग्लैंड बनेगा? थायराइड। तो इस साइड पे थायराइड की सिंथेसिस है, और ये क्या है? टंग है। तो थायराइड और टंग के दरमियान डक्ट मिलाने वाला जो डक्ट है उसका नाम थायरोग्लोसल डक्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पे पॉइंट ये है, ये जो थायराइड डाइवर्टिकुलम है ये फेरिंग्स में बनती है, ये एंडोडर्मल टिश्यू की थिकनिंग है, और ये फिर फेरिंग से नीचे थ्रोट में जाती है और ट्रेकिया की दोनों साइड पे पहुंच जाती है। ये जो डाइवर्टिकुलम है ये नीचे हैंग ओवर हो जाता है और ओरल कैविटी से किधर जाती है? नेक में। और नेक के अंदर ट्रेकिया के दोनों साइड पे अरेंज हो जाती है, और इससे फ्यूचर में कौन सा ग्लैंड बनती है? थायराइड ग्लैंड बनती है। इसका मतलब ये है थायराइड ग्लैंड इज नथिंग बट इट इज एंडोडर्मल टिश्यू ओरिजिन। ये किसकी ओरिजिन है? एंडोडर्म।
और ये थायराइड डायवर्टिकुलम से बनता है। लेकिन एक एमसीक्यू याद रखे, ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है ये बाद में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और टंग और इसके दरमियान जो फेरिंग्स है एक स्पेस रह जाएगी। टंग अलग है, फेरिंग्स अलग है। अगर ये डक्ट रहता तो हम कोई चीज फिर swallow कर सकते थे, नहीं। इसका मतलब जो थायरोग्लोसल डक्ट है ये खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं, ये खत्म हो जानी चाहिए आफ्टर दी बर्थ। और जब ये खत्म होगा ओरल कैविटी के अंदर इसका एक बकिया हिस्सा रहेगा कि नहीं, जिसको क्या कहते हैं, रेमिनेंट। रेमिनेंट ऑफ व्हाट, हाँ जी, थायरोग्लोसल डक्ट। ये भी आउट एमसीक्यू एम्ब्रियो के अंदर, दैट इज कॉल्ड फोरामिन सीकम। इसको क्या कहते हैं, फोरामिन सीकम। फोरामिन सीकम इज नथिंग बट इट इज द रेमिनेंट पार्ट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। लेकिन कुछ बच्चों में ये डक्ट क्या रहता है, इवन आफ्टर द बर्थ भी ओपन रहता है, उसको कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। फिर उसमें स्वेलिंग होती है, लेकिन वो हम आगे फिर पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन इन सब केस का मतलब यह है एम्ब्रियोलॉजी का कि एक वर्ड में अगर आप लोग याद रखें जस्ट बेसिक में, कि थायराइड ग्लैंड किस टिश्यू की ओरिजिन है, आंसर इज एंडोडर्म है। ठीक है, तो दिस व्हाट ऑल अबाउट ऑफ एंडोडर्म। अब इसमें लिखे कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन लिखे, कि थायराइड ग्लैंड इसकी लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रेकिया। तो यहाँ पे लिखे इट इज लोकेटेड in the neck on each side of trachea। ठीक है, मतलब थायराइड इट इज बाइलोब ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, बाइलोब ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बॉडी में कितनी है, हाँ ओके, थायराइड ग्लैंड बॉडी में एक होती है, ठीक, कितने, एक, लेकिन इसके लोब कितने हैं, दो है। दीज आर द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड एक है लेकिन इसके लोब दो है, इसलिए उसको हम बाइलोब ग्लैंड कहते हैं। तो एक लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रेकिया पे और एक राइट साइड ऑफ द ट्रेकिया पे है। इसमें लिखे ईच लोब इज कनेक्टेड थ्रू वेरी गुड। ये याद रखना है कि जो दोनों लोब है ट्रेकिया के दोनों साइड पे आपस में मिले हुए हैं, और ऐसा कनेक्शन जो थायराइड के दोनों लोब को आपस में मिलाए उसको हम क्या कहते हैं, एस्मस कहते हैं। तो यहाँ पे ये लेफ्ट थायराइड लोब है और ये राइट है, और ट्रेकिया के सामने एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं इस कनेक्शन के जरिए, एस्मस के जरिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखे सेल्स ऑफ थायराइड, कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन कौन से सेल्स है। ठीक है, तो लिखे सेल्स ऑफ थायराइड, सेल्स ऑफ थायराइड। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इनसाइड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो किस्म के सेल है, टू सेल्स या टू टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे लिखे फर्स्ट इज कॉल्ड फॉलिकुलर सेल, इसके अंदर क्या होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और नेक्स्ट इज पैरा फॉलिकुलर सेल, जिसको हम सी सेल्स ऑफ थायराइड भी कहते हैं। पैरा फॉलिकुलर सेल आर दी सेल्स आर नोन एज सी सेल्स ऑफ थायराइड। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी देखें, इसके अंदर हम अगर कोई पीस ऑफ टिश्यू ले लें, माइक्रोस्कोपिकली थायराइड ग्लैंड के अंदर कितने किस्म के सेल्स पाते हैं, दो। एक को कहते हैं फॉलिकुलर सेल और एक को क्या कहते हैं, पैराफॉलिकुलर, जिसको सी सेल्स ऑफ द थायराइड भी कहते हैं। जो फॉलिकुलर सेल है, these are पैरेन्काइमल सेल। ये क्या होते हैं, पैरेन्काइमल सेल्स। इसका मतलब ये है, पैरेन्काइमल सेल से मुराद ये है मेन फंक्शनिंग सेल्स ऑफ द ग्लैंड। मतलब किसी भी ग्लैंड के अंदर जो मेन फंक्शन करने वाली सेल होती है उसको क्या कहते हैं, पैरेन्काइमल सेल्स। तो देखिए एक वर्ड में अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शनल सेल्स कौन सी है, आंसर इज फॉलिकुलर सेल, बस याद रखें। और यहाँ पे लिखे दिस फॉलिकुलर सेल, इसके अंदर जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस किस चीज की होती है, कुछ हार्मोन्स की, दैट इज T3 एंड T4। तो हम जो कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज T3 एंड T4 हार्मोन, ये दोनों हार्मोन
थायराइड ग्लैंड किस सेल से बनाती है? फॉलिकुलर सेल से बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पैरा फॉलिकुलर सेल है इसके अंदर भी सिंथेसिस है, इट रिलीजेस वन हार्मोन दैट इज कैल्सिटोनिन। ये क्या रिलीज करती है? कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो T3 T4 अगर मैं एक वर्ड में बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड ये कितनी होती है? शाबाश, आंसर इज 3, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। अब क्वेश्चन टू बी रिमेंबर कि जो T3 T4 हार्मोन है, T3 T4 इस पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और कैल्सिटोनिन को हम अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन कैल्सिटोनिन के नीचे लेके इट रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। इसमें कैल्सी का वर्ड आता है कि नहीं? कैल्सी मीन कैल्शियम, ठीक है। सो इट रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक। ये ब्लड के अंदर किस चीज की लेवल को रेगुलेट करता है? कैल्शियम लेवल को, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे मेन पॉइंट इसके साथ जो एमसीक्यूज आते हैं थायराइड ग्लैंड में लेके के रिसेप्टर्स फॉर एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके रिसेप्टर्स फॉर थायराइड हार्मोन mainly present in egg, ठीक है। egg point, next, which hormone act on the cell like steroid hormone, ठीक है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, जब भी कोई हार्मोन हम पढ़ते हैं उसके लिए जरूरी है कि वो किसी न किसी रिसेप्टर पे काम करेगा। हमने बात की थी ना कि टारगेट टिश्यू के ऊपर ऑल हार्मोन्स हैव देयर ओन रिसेप्टर्स, रिसेप्टर के बगैर हार्मोन काम नहीं कर सकता। अब अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करते हैं, ये जिधर भी काम करेंगे ये कुछ ना कुछ किसको अटैच होंगे? रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की लोकेशन हमने डिस्कस की थी, कुछ रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ रिसेप्टर न्यूक्लियस में होते हैं। थायराइड हार्मोन के लिए जहां पे भी रिसेप्टर होंगे वो सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। किस में होते हैं? न्यूक्लियस में। तो हम कहते हैं थायराइड हार्मोन एक्ट ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये किस पे काम करते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर। मतलब ये जिस सेल पे भी जाकर काम करेंगे तो उसकी जो अटैचमेंट जगह है वो सेल के किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। एक क्वेश्चन तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा हार्मोन है जो सेल पे काम करे एग्जैक्टली लाइक हो स्टीरॉयड हार्मोन। अब हर सेल की अगर हम मेम्ब्रेन को देखिए, थोड़ी सी सोचने वाली बात है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल व्हिच इज अ टारगेट सेल फॉर एनी हार्मोन। किसी भी हार्मोन का क्या है? टारगेट सेल है। और टारगेट सेल वो होता है इस पे हार्मोन ने काम करना होता है, ऐसा है ना। अब देखें, मैं कहता हूँ यार इस सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेजॉरिटी में होता है वो लिपिड है, और जो स्टीरॉयड है ये भी हमारे पास लिपिड या स्टीरॉयड आर ऑलवेज लिपिड इन नेचर हार्मोन। ये क्या होते हैं? लिपिड इन नेचर। हम स्टीरॉयड पे डिस्कशन करेंगे। हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ये क्या बनाती है? स्टीरॉयड बनाती है। और जितने भी स्टीरॉयड है ये फैटी एसिड से बनती है, और एनीथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड दे आर लिपिड इन नेचर। क्लियर है? तो यहाँ पे याद रखे, अगर स्टीरॉयड सेल पे काम करना चाहे तो सेल मेम्ब्रेन कौन सा नेचर का है? लिपिड इन नेचर। और स्टीरॉयड क्या है? लिपिड इन नेचर। बायोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री सिंपल में हमने क्लास 10 में और 12 में एक रूल पढ़ा है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये नाम सुना है कि नहीं? लाइक डिजॉल्व लाइक मीन कि जो सिमिलर चीजें हैं वो एक दूसरे में क्या होती है? डिजॉल्व होती है। बेस पे अटैच होगी कि इससे पास होगी? इससे पास हो जाएगी। तो स्टीरॉयड हार्मोन की जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी लिपिड सॉल्युबल है, मेम्ब्रेन भी लिपिड सॉल्युबल। तो उसकी रिसेप्टर इंट्रा सेलुलर होगी, और सेल के अंदर यूजुअली कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में।
अब हमने ऐसे हार्मोन का जवाब देना है कि वो स्टीरॉयड नहीं है, लेकिन सेल पे स्टीरॉयड जैसा काम करता है, किसके अंदर, न्यूक्लियस में, वो थायराइड हार्मोन है। वो क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन आर नॉट स्टीरॉयड हार्मोन बट दे एक्ट लाइक स्टीरॉयड हार्मोन। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये है कि स्टीरॉयड का तो एक चलो बनता है कि यार स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो लिपिड इन नेचर है, और सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है, लिपिड इन नेचर, तो वो उसके अंदर डिजॉल्व होकर सेल में चला जाएगा, और जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो सेल के अंदर कहाँ पे अटैच होंगे, न्यूक्लियस में। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि ऐसे हार्मोन का नाम बताए जो खुद स्टीरॉयड नहीं है लेकिन स्टीरॉयड जैसा कहाँ पे काम करता है, न्यूक्लियस में, तो उसका नाम है थायराइड हार्मोन T3। उसका नाम क्या है, T3। क्योंकि इन सब में अगर हम थायराइड हार्मोन आप कहेंगे कि इन तीनों में कौन सा है, एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट T3, क्योंकि मोस्ट एक्टिव थायराइड हार्मोन इज T3, वो T3 होता है। क्लियर है? फिर इसका भी एक सवाल बनता है आप लोगों से, यार T3 क्यों स्टीरॉयड जैसा काम करता है, वाई? ये तो क्वेश्चन है ना कि T3 इट इज नॉट लिपिड इन नेचर, लेकिन फिर भी ये हमारे पास लिपिड जैसा काम करता है। इसका वजह यह है कि ये अदर हार्मोन से साइज में इतना छोटा है कि ये इजीली डिफ्यूज हो जाता है इन अ स्मॉलर पोर्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। इसका वजह क्या है, स्मॉलर साइज। ये छोटा ही इतना है कि ये सेल मेम्ब्रेन पे अटैच हो नहीं हो सकता। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स है उसके अंदर से क्या हो जाता है, अंदर डिफ्यूज ही जाता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस पे अटैक कर देता है। ठीक है जी। अब दो चीजें याद रखते हैं इसमें मेन में, कि इसके बाद जो थायराइड ग्लैंड में सबसे इंटरेस्टिंग है वो तो हमने नेक्स्ट पढ़ना है, लेकिन जो इस क्लास में हमने डिस्कस करना है वो T3 T4 के बारे में जानना है। फिर ये इसको T3 T4 क्यों कहते हैं ये मैं प्रूव करूंगा कमिंग लेक्चर के अंदर, उस पर 1 घंटा अलग लेक्चर है तो मैं अलग पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है एग्जाम के लिए, पहले इधर देखे T3 और इस साइड पे लेके T4, मेन पॉइंट इसके नोट करें और हम इसको प्रूफ करेंगे कि वाई इट इज T3 एंड वाई इट इज T4, और इंशाल्लाह आप लोगों को फिर ये लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगी। ठीक है, इसमें तो पहले लिखे इट इज ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसका पूरा नाम क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, और इसमें लिखे इट इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन। 4 का मतलब क्या है, टेट्रा, टेट्रा आयोडो थायरोनीन। सो T3 का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 का फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इट्स मीन इट कंटेन 3 आयोडीन। इसके अंदर कितने आयोडीन है, 3 आयोडीन, और इट कंटेन 4 आयोडीन। ठीक है, आप लोगों ने गोएटर का नाम सुना है कि नहीं? ठीक है, जो मैसिव स्वेलिंग होती है यहाँ पे, ये थायराइड का इशू है, उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। जो सहरा में लोग रहते हैं, डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं, या आयोडीन, ये पहले एक मतलब इश्तिहार आता था या एक इस तरह एडवर्टाइजमेंट चलती थी टीवी पे, आयोडीन मिला नमक के बारे में। ठीक है ना, ये जो आयोडीन नमक है इसलिए बताया जाता है कि इट विल हेल्प यू इन द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड ऑफ T4, क्योंकि T3 की जो वजूद है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने आयोडीन का होना जरूरी है, 3, और T4 के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। अगर T3 T4 की कमी हो जाए तो उससे थायराइड ग्लैंड की जो साइज है वो क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, बढ़ जाती है। स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन इज कॉल्ड गोएटर। इसको क्या कहते हैं, गोएटर कहते हैं। वी विल डिस्कस दिस। लेकिन गोएटर की 90% का डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है। आयोडीन नहीं होगा तो T3 भी नहीं बनेगा और T4 भी। तो हाइपरथायराइडिज्म के हाइपो, इट कैन कॉज हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, वी विल डिस्कस इट। नेक्स्ट लिखे इट इज प्रेजेंट 7% इन सीरम, मतलब हमारे ब्लड का 7% कौन सा हार्मोन मौजूद है, T3, और इसमें लेके 93% इन सीरम। इसका मतलब ये है कि अगर हम T3 T4 की कंपैरिजन करें तो मेजॉरिटी के अंदर कौन सा हार्मोन है, T4। T3 सीरम का 7% बनाती है, T4 सीरम का 93% बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखे इट इज बायोलॉजिकल मोर एक्टिव
दिस इज द वर्ड टू रिमेंबर बाय एवरीवन। कहने का मतलब यह है कि जो T3 हार्मोन है ये बायोलॉजिकली क्या है, मोर एक्टिव हार्मोन। मैंने यहाँ पे थायराइड हार्मोन में क्या लिखा है, T3, क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड के कुछ हार्मोन हमने कल पढ़ने हैं, मैं कहूंगा कि थायराइड हार्मोन का काम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, थायराइड हार्मोन का काम बोन को स्ट्रांग बनाना है, थायराइड हार्मोन का काम ब्रेन को मैच्योर करना है। तो वो थायराइड हार्मोन से मुराद मेरा क्या होगा, T3, क्योंकि इन दोनों में से अगर बायोलॉजिकली एक्टिव है वो क्या है, वो T3 है। और इसमें लगे इट इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव, ये बायोलॉजिकली क्या है, इनएक्टिव हार्मोन है। इट इज फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले, प्लीज रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन T3 T4 इज वन ऑफ द शॉर्ट नोट। ठीक है, 5 नंबर का वो कहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन T3 एंड T4, एटलीस्ट 4 से 5 जाने चाहिए। इसमें लगे इट इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव हार्मोन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम प्रूव करेंगे बाद में। देखें, इसमें लगे इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू T4। T3 से हम क्या नहीं बना सकते, T4 नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम चाहे तो T4 से क्या बना सकते हैं, T3 बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे इट कैन कन्वर्ट इनटू, आंसर इज T3। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है अगर आपके पास T3 है और इससे हमने क्या बनाना है, T4 नहीं बना सकते, लेकिन T4 से क्या बना सकते हैं, T3 बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इस टारगेट सेल की अगर बात करूँ, यहाँ पे जब टारगेट सेल पे हम बात करें तो ब्लड के अंदर तो T3 भी है और T4 भी है। अब इधर प्लीज सुन ले, दिस T3 एंड T4। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि ये एक्टिव है और ये नॉन एक्टिव है। अब जो T3 है इसकी जो परसेंटेज वो कितना है, 7, और ये कितना है, 93। अब सेल पे तो काम किस पे करना है, T3। इसका मतलब ये है, कुछ लोग तो ये कहते हैं क्या T4 काम करने का है नहीं, वो तो इनएक्टिव है, ये तो जाया हो जाएगा, ये तो काम ही नहीं कर सकता। नहीं, हम इस टारगेट टिश्यू से पहले इस T4 से क्या बनाएंगे, T3 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा वाइवा के अंदर, प्लीज सुन लें कि T3 की परसेंटेज सीरम में 7% होता है, फिर थायराइड ग्लैंड का 100% इफेक्ट किस तरह होता है। तो आपने आंसर ये देना है सर के डायरेक्ट T3 7% जरूर होता है, लेकिन जो 93% T4 है उससे हम 93% उतना ही क्या बना सकते हैं, T3 बना सकता है। तो 7 + 93 कितना परसेंट हुआ, 100%। इसको हम T4 को हम अगर T3 में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एक तरीका यह है, रिमूविंग ऑफ 1 आयोडीन। हम क्या करेंगे, एक आयोडीन को रिमूव करेंगे, टेट्रा से क्या बनाएंगे, ट्राई बनाएंगे। और ऐसा एंजाइम जो इससे क्या बनाए, हाँ जी, आयोडीन को क्या करें, रिमूव करके T4 को किस में कन्वर्ट करें, T3। इसका नाम है डीआयोडीनेज। डीआयोडीनेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन आवर ब्लड व्हिच कन्वर्ट T4 इनटू T3। आयोडीन ऐड करने वाला बॉडी में एंजाइम नहीं है, लेकिन आयोडीन डिलीट करने वाला एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक पॉइंट याद रखे, यहाँ पे दिस इज राउंड शेप अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो एसिड है ये मैं कल आप लोगों को प्रूव करूंगा, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। देखिए, दिस इज अमाइनो एसिड, ये वर्टिकल है कि राउंडेड शेप में है। दैट राउंडेड शेप अमाइनो एसिड लाइक अ टायर, जिस तरह गाड़ी की टायर है, टायर की तरह राउंडेड है, इसको टायरोसिन कहते हैं। इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, टायरोसिन। ऐसा अमाइनो एसिड जो माइक्रोस्कोप में टायर की शक्ल में राउंडेड पाया जाए तो उसका नाम टायर ही है, दैट इज टायरोसिन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टायरोसिन। इधर देखें, टायरोसिन के साथ मैंने आयोडीन लगाए हैं। क्या लगाए हैं, आयोडीन। I2 मीन आयोडीन मॉलिक्यूल, और इस टायरोसिन के साथ भी मैंने क्या लगाए हैं, आयोडीन लगाए हैं। अब याद रखना है, मेन पॉइंट टू रिमेंबर कि एक टायरोसिन मैक्सिमम कितने आयोडीन को ले सकता है, 2, और मिनिमम कितने को, 1 मॉलिक्यूल। I2 का मतलब 1 आयोडीन है, मतलब 2 का मतलब 2 नहीं है, ये इसका फार्मूला है। ये कितने मॉलिक्यूल है, 1, और ये तो मिनिमम टायरोसिन अटैच 1 आयोडीन, मैक्सिमम 2 आयोडीन। इसको मैंने अब कितने लगा दिए हैं, 2, और इसको 1। यूएस फैमिली वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखें, अगर इसको हम आयोडीन को आपस में मिलाए एक कंपाउंड बन गया कि नहीं। इधर देखें, आयोडीन कितने हैं, तो 1 मीन मोनो। मोनो का मतलब एक क्या है, आयोडीन। आयोडो किसके साथ है, टायरोसिन। तो स्ट्रक्चर का नाम MIT है, मोनो आयोडो
टायरोसिन, और ये क्या है, डाई आयोडो टायरोसिन। ये मोनो आयोडो है और ये क्या है, और दोनों को हमने साथ में प्लस किया है ना, तो मोनो और डाई ट्राई आयोडो टायरोसिन इज T3। ये कौन सा हार्मोन बन गया है, T3 हार्मोन बन गया है। क्लियर है कि नहीं। एक MIT है और एक DIT है। ये कल 1 घंटा का लेक्चर है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ आप लोग एक चीज जैसे समझा रहा हूँ, इसको देखे आप लोग बताए, इसको मिलाए, ये क्या है, डाई आयोडो टायरोसिन प्लस करे क्या, मोनो आयोडो टायरोसिन, क्या बनेगा, ट्राई आयोडो टायरोसिन। अब यूएसएमडी के अंदर पिक्चर दिए होते हैं ABCD ऑप्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज बायोलॉजिकली एक्टिव, ये भी दिया होता है और ये भी दिया होता है। और अगर हम इधर फॉर एग्जांपल I2 टायरोसिन के साथ मिलाए और I2 ये मोनो मोनो है कि डाई डाई मतलब टायरोसिन के साथ 2 है ना, ये भी टायरोसिन के साथ 2, डाई प्लस डाई डाई इज इक्वल टू टेट्राइडोटायरोसिन। ये तो नॉन फंक्शनल है ना। आप लोग को इस तरह भी ऑप्शन दिए होते हैं और ये भी दिए होते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा एक्टिव है। अब देखें, ये भी T3 है और ये भी T3 है। मैथमेटिक्स यहाँ पे आती है। मैथ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर पहले 1 होना चाहिए, फिर बाद में 2 होना चाहिए। तो मोनो इज गुड से, ये नॉर्मल सीक्वेंस मोनो होना चाहिए कि डाई, मोनो, तो मोनो के बाद डाई आना चाहिए। तो अगर ऐसा T3 आपको एग्जाम में दिया जाए जिसमें MIT पहले और उसके बाद क्या हो, दिस शुड बी फिजियोलॉजिकल एक्टिव T3, ये क्या होगा, एक्टिव। लेकिन अगर डाई पहले और फिर क्या हो, मोनो, ये है T3 लेकिन इसकी अरेंजमेंट जो है नॉर्मल है कि रिवर्स, इसको फिजियोलॉजी में RT3 कहते हैं, रिवर्स T3, और रिवर्स T3 इज ऑलवेज एब्नॉर्मल T3। ये क्या होता है, एब्नॉर्मल। तो कभी कभार एग्जाम में आता है, एक पेशेंट की थायराइड फंक्शन टेस्ट किया गया और उसमें T3 की कंसंट्रेशन कितनी % आ गई, 7, लेकिन फिर भी उसमें T3 एक्टिविटी नहीं है। तो फिर आपके ज़हन में आना चाहिए कि यार इसमें T3 की परसेंटेज भले 7 है लेकिन इसकी अरेंजमेंट गलत होनी चाहिए, और वो कौन सी T3 हो सकती है, RT3 हो सकती है। क्लियर है। तो RT3 आर बायोलॉजिकली एक्टिव और नॉट, नो, RT3 आर नॉट एक्टिव। नॉर्मली MIT प्लस DIT आर एक्टिव, but reverse T3 are also an active T3। क्लियर है। बट टुमारो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। कल हम इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे और उसकी बायोलॉजिकल एक्शंस पढ़ेंगे, किस एक्शन क्या है, ठीक है। ब्रेक करें शाबाश।